संविधान के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल भी बोलते हैं। तो याद रखिए, जैसे कोई बुक रहती है तो उसमें जो पहला पन्ना रहता है जहाँ भूमिका लिखी होती है, तो उस एक पन्ने में उस बुक का पूरा सार तत्व दिया रहता है। उसी तरह जो हमारी संविधान की बुक है उसका सार तत्व किसमें दिया गया है? प्रस्तावना या उद्देशिका में। ठीक है। तो जो संवैधानिक पीठ बनती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की संवैधानिक पीठ बनती है, तो कम से कम 5 जजों की बनती है। और अगर कोई संविधान संबंधित मामला फंसता है तो 5 जजों की पीठ ये देखती है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया था हमारे देश के विषय में, कैसा सिस्टम लाना चाह रहे थे हमारे संविधान निर्माता। तो इसी की दर्शन के आधार पर निर्णय करती है संवैधानिक पीठ, मुख्यतः इसी को देखती है। ठीक है। अब देखिए, उद्देशिका को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी निचोड़ उसमें दिया हुआ है। हमारे यहाँ कैसा सिस्टम होगा, कैसी प्रणाली होगी, कैसी शासन पद्धति होगी, सब इसका निचोड़ इसमें उद्देशिका में दिया हुआ है। उद्देशिका क्या है? तो याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 की डेट। कौन सी डेट? 13 दिसंबर 1946 की डेट संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव के पास होने से इस प्रस्तावना या उद्देशिका का जन्म होता है। अब बात कर लेते हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत अमेरिका के संविधान है। ये सिस्टम जो हमने लिया है, कहाँ के संविधान से लिया है? ये लिया है अमेरिका के संविधान से। इसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा और शब्द ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से भाषा। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस की क्रांति से। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो उसी से ये विचारधारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ली गई है। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द ये किससे प्रेरित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर ये इसको अपनाया गया। तो ये तो इसके स्रोत हो गए। अब बात करते हैं कि ये जो प्रस्तावना थी इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है। आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो संशोधन हुआ उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इन 3 शब्द अगर आपसे पूछे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में? एक बार हुआ है संशोधन। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना का है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ मैंने शब्दों की सूची लिखी है। अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, उसमें क्या था, क्या उसका मतलब होता है। देखिए, पहले इसको एक बार पढ़ देते हैं। प्रस्तावना क्या है? इसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसको विक्रमी संवत में क्या बोलेंगे? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को इतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अपने को अर्पित करते हैं। तो ये है प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है।
अब इसमें जो शब्द आए हैं उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। देखिए, प्रस्तावना का स्रोत कौन, बनाने वाले कौन है? तो इसमें जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग, मतलब बनाने वाले इनडायरेक्ट रूप में कौन है? हम भारत के लोग। किसके लिए बन रहा है? भारतीयों के लिए बन रहा है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए पहले क्या था, भारत ने गुलामी का दौर भी झेला है, तो यहाँ उसने जिक्र कर दिया कि अब हम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब किसी के गुलाम नहीं है, हमारे में संपूर्ण शक्ति निवास करती है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी है? समाजवादी। समाजवादी मतलब हम सबको, पूरे समाज को एक बराबर तरीके से लेकर चलेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सार्वजनिक चीज़ों पर राज्य का नियंत्रण होगा और राज्य आवश्यकता अनुसार अपने नागरिकों का कल्याण करेगा। तो ये समाजवादी विचारधारा हो गई। ठीक, कामा पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्म से वो तटस्थ होकर अपना वर्क करेगा। ये पंथ निरपेक्ष की विचारधारा भी हमको, हमारी यहीं से ली गई। हमारा राज्य कैसा होगा? लोकतंत्रात्मक होगा। हमारे यहाँ सिस्टम कौन सा होगा? लोकतंत्रात्मक। जैसे एक अब्राहम लिंकन की उक्ति है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो वही विचारधारा लेने को हमने यहाँ ये शब्द डाल दिया, लोकतंत्रात्मक। गणराज्य, हमारा राज्य कैसा होगा? हमारा देश कैसा होगा? गणराज्य होगा। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? गणराज्य का अर्थ होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं। आपको पता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जनता का हाथ होता है निर्वाचन में। तो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो सभी नागरिक हैं, उनको कैसे अधिकार दिए जा रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सभी नागरिकों के साथ सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा। ये कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। अब देखिए, सामाजिक की बात कर ले रहे हैं। सामाजिक में क्या होगा? समाज में जो ऊंच नीच की भावना है उसको बराबर किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। तो जैसे हमारे कुछ आर्टिकल में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का, यानी जो छुआछूत की भावना थी, जो भाईचारे को तोड़ती थी, ऐसी भावना को अनुच्छेद 17 के तहत खत्म किया गया है। वो किस ओर इशारा कर रहा है? सामाजिक न्याय की ओर। अनुच्छेद 18 भी इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियां क्या होती थी? टाइटल क्या होते थे? लोगों में भेदभाव उत्पन्न करते थे समाज में, तो उसको भी खत्म किया गया है। केवल उपयुक्त शैक्षिक और आवश्यक उपाधियां ही दी जाती हैं। तो ये सामाजिक न्याय के लिए किया गया। आर्थिक न्याय का मतलब, देखिए पहले क्या था कि इसमें बोला गया है कि धन का केंद्रीकरण ना होने पाए, उसका विकेंद्रीकरण हो, यानी धन का वितरण समान हो, इसलिए आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई। सरकार क्या करती है? अमीर लोगों पर टैक्स वगैरह लगा के जो पैसा आय होती है, उस आय से गरीबों का जो कल्याण करती है, गरीबों को तमाम सुविधाएं देती हैं। अनुच्छेद 41 काम का अधिकार, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, इस तरह के कई वर्क करती है। तो वो कौन सा न्याय होगा? ये आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय, देखिए राजनीतिक न्याय क्या है? सरकार हमको अवसर देती है कि अगर हम शासकीय कार्यों में भाग लेना चाहें तो हम भी सांसद या विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आ सकते हैं। हम अपने वोट द्वारा सांसद विधायक बनाते हैं तो बन भी सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? राजनीतिक न्याय कहेंगे। अगली लाइन देखिए, अगर आपसे बात करें कि हमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं उद्देशिका के अनुसार, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संख्या भी पूछ सकता है और कितने प्रकार के हैं ये भी पूछ सकता है। फिर देखिए अगला है, यहाँ बात किया है स्वतंत्रता की, तो आपसे पूछ लेगा कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ गिनिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये कितना होता है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। विचार करने की, अभिव्यक्ति उसको प्रकट करने की, किसी भी विश्वास करने की, धर्म को मानने की और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा शब्द उद्देशिका में है, कौन सा नहीं है। इसके लिए एक एक शब्द पे आप जो है विचार किए रहिएगा। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। अब देखिए यहाँ समता की बात किया है। कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की।
प्रतिष्ठा और अवसर की। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उद्देशिका में कितने प्रकार की समता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की। किसकी बात की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने ही इनडायरेक्ट रूप से संविधान को बनाने में योगदान दिया, तो यहां व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। हमारा राष्ट्र भी महत्वपूर्ण है, देश व्यक्ति से ही बनता है, तो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। हमारे यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रह रहे हैं, तो वो हमारे देश में एकीकरण हो, इसके लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख याद रखिएगा, तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949। अगर इसे विक्रम संवत में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। क्वेश्चन आता है आपसे कि जो संविधान लागू होने की डेट है वो विक्रम संवत में क्या होगी, तो ये डेट आप याद रखेंगे। को एतद्दार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को अपनाने की जो डेट थी 26 नवंबर 1949। अब याद रखिएगा 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इसी 26 नवंबर को संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने दस्तखत करके इसको अंगीकृत किया था संविधान सभा को। ठीक है, अब इसमें से संबंधित कुछ कथन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस उद्देशिका के महत्व को आप इसके कथनों से जान सकते हैं। देखिए, M.A. पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा है? इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है, पहला कथन याद रखिएगा। दूसरा है ठाकुरदास भार्गव थे, इन्होंने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो याद रखिएगा ठाकुरदास भार्गव ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है, उन्होंने इस प्रस्तावना के विषय में क्या कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। अगले हैं डॉक्टर के एम मीरी, क्या नाम है? डॉक्टर के एम मीरी ने संविधान की जन्म कुंडली किसको कहा है? इस प्रस्तावना को कहा है। अगले हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने इस प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कथन थे। अब देखिए, 2 केस भी याद रखिएगा। इसमें केस है, एक है बेरूबारी केस 1960, ये न्यायालय में वाद गया था, बेरूबारी केस 1960। इसमें संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना गया था। इसमें कहा गया कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अगला केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केस आया 1973 में। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। आप संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग में संशोधन कर सकते हैं, सभी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। तो इसमें मेन देखिए क्या याद रखिएगा, इसमें मेन याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से शब्द का प्रयोग है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ मैंने बता दिया, पूरी तरह से प्रभुता हो, मतलब किसी के अधीन ना हो, उसको बोलेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी मतलब सबको बराबर लेके चलना। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम होगा? लोकतंत्रात्मक होगा, लोगों का शासन होगा अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे यहाँ गणराज्य व्यवस्था है। गणराज्य मतलब जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, ये मैं बता चुका हूँ। हमारे यहाँ कितने प्रकार की समता दी गई है उद्देशिका के अनुसार? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। कितने प्रकार का न्याय? तो 3 प्रकार का न्याय। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का दर्शन, जो कि उद्देशिका में है। इसके बाद अगला पाठ हम लोग देखा जाएगा।